नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर सूर्यबाला की लिखी हुई कहानी हीरो। डॉक्टर सूर्यबाला जी हिंदी साहित्य जगत की वो शख्सियत हैं जीवन जिनके लेखन में निकट से आया, जिन्होंने गहन रिश्तों का मनोविज्ञान उकेरा अपनी रचनाओं में। उनकी रचनाएं कक्षा 8 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में संकलित की गई हैं। प्रस्तुत है डॉक्टर सूर्यबाला जी की कहानी हीरो। उसने बाजी मार ली थी क्योंकि वो हवाई जहाज़ से पहुंचा था। आसपास के शहरों और कस्बों से अवश्य कई रिश्तेदार ट्रेनों से, बसों से या एक आध अपनी गाड़ी से भी आ चुके थे। ट्रेनों से आने वाले भारी दबे गले से बता रहे थे कि किस तरह बिना आरक्षण के भीड़ भरे डिब्बों में ठुस कर पहुँच पाए वे, क्योंकि पहुँचना तो था ही। दूसरों ने बताया कि खबर मिलते ही बस के इंतज़ार में समय न गंवाकर शेयर टैक्सी लेकर आना उन्होंने ज़्यादा ठीक समझा। लेकिन उसे कुछ भी कहने या बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो काफ़ी दूर होने के बावजूद हवाई जहाज़ से पहुंच गया था और पहुंचने के साथ ही पूरी मुस्तैदी से अंतिम संस्कार की तैयारियों में शामिल हो गया था। दिवंगत बुजुर्ग निसंतान थे और करीब करीब सारे रिश्तेदार दूर दराज के ही थे। कौन कितने आगे बढ़े, कितनी छूट ले, इसका पशुपेश भी। लोग अकेली बची गृह स्वामिनी से संवेदना प्रकट करते और भीड़ में शामिल हो जाते। तभी उसने आसपास खड़े लोगों के बीच अपनी निश्चयात्मक आवाज़ में घोषणा कर दी कि दाग वही देगा। लोग अकबका कर उसकी ओर देखने लगे। सन्नाटे के बीच चलती खदबदाहटें एक बार एक रुक सी गईं। ये तो कोई इतना करीबी भी न था, फिर भी खुद ही अपने आप को चुन लिया इसने। शोक संवेदना में शामिल सभी लोग एक बारगी पिछली कतार में आ गए थे। उधेड़ बुन का एक महीन जाल सा फैला था और नामालूम से कयास सन्नाटे के बीच घुसपैठ सी कर रहे थे। अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर अपने मजबूत कंधे अर्थी में लगाए और हरि बोल में शामिल हो गया, जैसे कोई नेतृत्व संभाला हो। हरि बोल में सबसे ऊंची आवाज़ उसी की थी। आने वालों का तांता लगा रहा, कुछ अकेले, कुछ परिवारों के साथ। निकटस्थ और दूर दराज के रिश्तेदार पहुंचते रहे। गृह स्वामिनी से संवेदना प्रकट करने के बाद लोगों का आपस में पहला सांकेतिक प्रश्न यही होता कि दाग किसने दिया, और सुनने वाला उसी सांकेतिक भाव में उसकी ओर इशारा कर देता। लोग चौंक कर देखते और चुप हो लेते। ज़्यादातर लोग तो आने के साथ ही बड़े हॉल के एक कोने में सबसे अलग हटकर बिछी दरी पर उसे घुटे सिर कोरी मार्किन की लुंगी में बैठा देखकर ही समझ जाते। कमर में 2 गजी मार्किन की लुंगी बांधे कोरे मार्किन का ही दूसरा टुकड़ा दरवेशों की तरह अपने सिर पर लपेटे अपनी लंबी तड़ंगी काया के साथ वो शेष लोगों के लिए निषिद्ध अपने क्षेत्र में चलता फिरता या दूर से अपनी ज़रूरतों की चीज़ें मांग लिया करता। बैठा हुआ भी वो सबकी निगाहों में रहता। पंडित आते तो उसकी पुकार मचती कि वो चले और घंट बांधे, वो चले और पिंडदान करे, स्नान कर गीले वस्त्रों में उंगलियों में कुश बांधे मृतात्मा को तिलांजलि दे। उसका खाना सबसे पहले निकाल दिया जाता था। खाने से पहले वो दिए गए निर्देश के अनुसार पहला ग्रास मृतात्मा के लिए निकालता। 4-5 सुलगे कोयलों पर गुग्गुल धूप जलाता। मृतात्मा के साथ अब उसका सबसे नज़दीकी रिश्ता बन चुका था। कर्म कांडों के जानकार स्त्री पुरुषों ने ही ये सारी जिम्मेदारी संभाली हुई थी, वरना पति की मृत्यु के बाद अकेली बची गृह स्वामिनी को शेष संसार और सूतक से जुड़े सारे क्रियाकलापों में कोई भी रुचि नहीं रह गई थी। सब तरफ से उदासीन थी वे। सिर्फ लोगों का मन रखने के लिए सूनी आंखें हर किसी की शोक संवेदनाएं स्वीकार कर लेती, सबके पास थोड़ा बहुत बैठ लेती, फिर जाने कब धीरे से उठकर अपने दिवंगत पति के कमरे में चली जाती। लोग अकेले से पड़ जाते। चूँकि वे कुछ न बोलती, ज़्यादातर चुप ही बनी रहती, इसलिए संवेदना प्रकट करने आए मेहमानों की समझ में नहीं आता कि वे क्या और किससे कहें। अतः ज़्यादातर लोग भी चुप ही बने रहते या फिर बहुत धीमी आवाज़ों में एक दूसरे से अपना मंतव्य प्रकट कर देते। पूरी स्पष्ट आवाज़ में सिर्फ वही बोलता था, अपनी दरी पर बैठे बैठे ही। किसी लड़के को बुला लेता और गृह स्वामिनी से परिवार की एल्बम मांग लाने के लिए भेज देता।
चूंकि लड़का भी यहाँ वहाँ बैठे बैठे उकता चुका होता, इसलिए लपक कर जाता और एल्बम लाकर उसे थमा देता। लोगों की निगाहें उसकी ओर उठ जाती। वो एल्बम से दिवंगत बुजुर्ग का एक चित्र निकालकर पास बैठे किसी दूसरे लड़के से उनकी स्वीकृति के लिए भेज देता। फिर शहर के अच्छे स्टूडियो का पता किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछकर उस चित्र को एनलार्ज करा लाने की जिम्मेदारी भी सौंप देता। अगली सुबह उस व्यक्ति का संकोच आड़े आता तो खुद रसीद सहित गृहस्वामिनी के पास पहुंच जाता। वे आशय भागते ही ड्रॉअर से पैसा निकालकर चुपचाप थमा देती। साथ ही एक अवसादमयी अनकही कृतज्ञता भी प्रकट करना न भूलती। चित्र को स्टील के सुंदर फ्रेम में जड़वाने तथा नीचे जन्म और मृत्यु की तारीख लिखवाने के निर्देश भी उसने लाने वाले व्यक्ति को दे दिए थे। दूसरे दिन ही चित्र मिल गया। लाने वाला व्यक्ति एकाध लोगों से पूछकर सगर्व सामने दीवार पर टांगने की कोशिश करने लगा। जब उसका ध्यान गया तो अपनी दरी पर बैठे बैठे ही उसने सुझाव दिया कि चित्र दीवार पर टांगने के बजाय नीचे चौकी पर रखा जाए तो ज़्यादा ठीक लगेगा। हॉल में बैठे अधलेटे प्रायः सभी लोगों को उसका सुझाव ठीक लगा और चित्र उसके निर्देशानुसार चौकी पर रख दिया गया। सुबह घाट से स्नान कर लौटते हुए उसने गेंदे के फूलों की एक माला खरीदी और चुपचाप लाकर चित्र को पहना दी। गृह स्वामिनी ने जाने कब देखा समझा और अगली सुबह खुद उसे चुपचाप माला के लिए पैसे थमा दिए। अब हर दिन सुबह एक माला आने लगी। माला डाल दी जाती तो स्वयं उठकर चित्र के बीचों बीच 4-5 अगरबत्तियां जला देता। देखा देखी एकाध अन्य लोग भी चित्र के सामने चौकी पर फूल रख देते। बाकी सारे समय वैसे ही चुप बने रहते अथवा उसे चलते फिरते, खाने से पहले ग्रास निकालते या अगियारी करते देखा करते। घर में चलने वाली व्यस्तताएं भी अजीब मनहूसियत से भरी होती हैं। ऐसी ही घनघोर चुप्पी के दौरान एक शाम उसने पास बैठे लोगों के बीच प्रस्ताव रखा, अच्छा होता हम लोग चुपचाप बैठे रहने के बदले थोड़ा भजन कीर्तन करते। सुनते जैसे यहाँ वहाँ पसरे लोगों में प्राण शक्ति का संचार सा हुआ। सभी लोग चौकी के पास सिमट आए। गृह स्वामिनी तक खबर भेज दी गई। वे आईं, एक नज़र उस पर डाली और कोने में बैठ गईं। भजन करने वालों में कईयों की आवाज़ सचमुच बड़ी अच्छी थी। लोगों के बीच उनकी आवाज़ पहचानी सराही गई, ये उन लोगों ने साफ साफ महसूस किया। नीरवता के बीच आत्मतुष्टि की एक पतली धारा सी बही। अलग अलग लोगों के अलग अलग तृप्ति बिंदु। कुछ की प्रतिभा प्रकाश में आई तो कुछ का समय कटा, बोरियत दूर हुई। गृह स्वामिनी के शोक को एक सम्मान मिला। अगली शाम भी हर किसी के अंदर वही इच्छा जागी। अंदर कुलबुलाहट मची, लेकिन कहे कौन? बोल कोई नहीं रहा था, सिर्फ लोग एक दूसरे को अंदाज रहे थे। तब तक उसने हाँक लगा दी। लोग तो इंतजार ही कर रहे थे। एक आध ने तो चुपचाप गुनगुना कर अभ्यास भी कर लिया था। मिनटों में इकट्ठे हो गए। काफ़ी देर तक भजन कीर्तन चलता रहा। किसी ने कहने पर अकेले भी भक्ति गीत गाए। उदासी तन्मयता में बदल गई, सन्नाटा शांति में। वो जैसे एक सहारा सा बन गया, जरूरत भी। लोग अगले दिन के शांति पाठ को लेकर राय मशवरा करने लगे। वो जिससे भी सलाह लेता वो व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता, दूसरों की नज़र में भी। माला, फूल, हवन सामग्री, प्रसाद आदि की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंप दी गई। ये भी तय हुआ कि हवन के बाद भी इच्छुक लोग बैठकर भजन कीर्तन कर और सुन सकते हैं। शांति पाठ वाले दिन सुबह ही पहले सनातनी क्रियाएं संपन्न हुईं। उसने नहा धोकर कोरी लुंगी और मार्किनी शिरस्त्राण उतार कर नया कुर्ता पजामा पहना और मृतात्मा की शांति से जुड़े सारे कर्मकांड पंडितों के निर्देशानुसार पूरे किए। हवन के समय भी बाकी लोग बारी बारी से उठते बैठते रहे, लेकिन वो माथे पर लंबा तिलक लगाए, हाथों में कलावा बांधे, धुएं से हलकोती आंखों के बीच लगातार बुझी लकड़ियां खिसकाता आचमनी से घी और समिधा डालता रहा। शोक को भी भव्यता तो चाहिए ही। आखिर में कीर्तन और रामधुन हुई। भजन उसने बड़े आदर से लोगों से अनुरोध कर करके सुनवाए, बल्कि पीछे बैठने वाले बड़ी आतुरता से उसके द्वारा अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा सी करते रहे। एक तरह से सर्वाधिक सार्थक उपस्थिति उसी की थी। वो इस दायित्व का बखूबी निर्वाह भी कर रहा था। लोगों में उसके प्रति भय, आदर, प्रशंसा और डाह के अंडर करेंट एक साथ तरंगित थे। समूचे माहौल का नेतृत्व आप से आप उसके हाथों में आ गया था। शोक समारोह का नायक था वो। रिश्ते में उतने ही निकटस्थ लोगों की आंखें किरकिरी भी। चौथे दिन शांति पाठ के बाद ज़्यादातर लोगों को आगे पीछे जाना था।
नए पुराने परिचित एक दूसरे से संबंधित जानकारियां ले रहे थे, अते पते भी बदल रहे थे। एक दूसरे के जाने का समय और गाड़ियां भी कईयों ने उससे भी पूछा, और उन्हें ये जानकर महान आश्चर्य हुआ कि वो तो 13वीं तक रुक रहा है। उसने फिर सबको पछाड़ दिया था, पर इस बार दूसरों का भी पलड़ा भारी था, या कह लें ये कि उनके पलड़े में भी काफ़ी वजन था। वे लोग आपस में संवादों के आदान प्रदान कर रहे थे कि कौन कितना ज़रूरी काम व्यस्तताएं छोड़ कर आया है। इसमें सरकारी इंस्पेक्शंस, मीटिंग्स, ऑडिट, स्ट्राइक, बच्चों के इम्तिहान और पत्नियों के होने वाले ऑपरेशन तक शामिल थे। ऊपर से कैजुअल मेडिकल प्रिविलेज लीवों की जानलेवा परेशानियां। लेकिन ये कैसे रुक रहा है? ऊपरी तौर पर हर कोई जाहिर यही कर रहा था कि उसके रुकने या जाने को लेकर न किसी की रुचि है न वास्ता ही। बस महज पूछने की खातिर एक दूसरे से यूं ही पूछ ले रहे हैं कि आखिर यह 13 दिनों तक कैसे रुक पा रहा है। जिज्ञासा और उत्सुकता की सुबह से अटकलें लगाने वालों में से किसी ने मध्यम स्वरों में दूसरे कानों में फुसफुसा दिया कि सुनने में तो यही आता है कि शायद ये सस्पेंड और आधे वाक्य के बीच ही होंठ काट लिए। लेकिन श्रोता ने कहने वाले की फुसफुसाहट को अपराध बोध से मुक्त करते हुए कहा, अच्छा, पर मुझसे तो कोई कह रहा था कि चार्जशीटेड क्या पूरी तरह एक्सपेल्ड ही समझिए। तीसरे चौथे कोनों में भी अब असलियत क्या है, इसे ईश्वर भरोसे छोड़कर इसी अनुमान पर विश्वास किया जा रहा था कि कुछ ढंग का काम वाम शायद है नहीं इसके पास, और नौकरी तो छूटी हुई है ही कई महीनों से, मतलब बेरोजगार ही। ओ तभी कई लोगों के मुंह से एक जोरदार निकली, लेकिन कोशिश करने पर भी उनके कौतूहल की सतह पर कोई अवसाद नहीं व्यापा। दौर चालू फुअर जिज्ञासाओं का ही चला। लेकिन सुनते हैं हवाई जहाज से आया था भाई। वो तो इसलिए क्योंकि थोड़ी फितूरी किस्म की तबीयत पाई है, लगता नहीं। लेकिन हवाई जहाज फितूरी मिजाज वालों को मुफ्त में थोड़ी ढोते हैं, टिकट तो लगा ही होगा, और 200-400 नहीं, पूरे 4-5 हज़ार एक तरफ के। चालू टाइप भी तो है, दिखता नहीं। इतना चालू तो नहीं है कि प्लेन में बिना टिकट सफ़र कर ले। पहुंच वाले लोगों के साथ उठना बैठना मेलजोल बनाए रखता है। ज़्यादा टूरिंग करने वालों को कॉम्प्लीमेंट्री टिकट भी मिलता है। दौड़ भाग कर, ज़रूरत बताकर इस तरह का कोई जुगाड़ बैठा लिया होगा। इतना जुगाड़ वाला होता तो लगी लगाई नौकरी कैसे छूट सकती थी? नौकरी भी ऐसों ऐसों की ही छूटती है जो दिखते हैं कि नौकरी को वे जूते की नोक पर रखते हैं। हम समझते थे इनके सगे देवर का लड़का है। सगा तो इनका कोई है ही नहीं, तभी तो। अच्छा, ये सगा बनने चला आया। चलिए साहब, जो भी हो, रोल अपना ठीक ठाक ही अदा किया। बेशक सबसे बढ़कर 13वीं तक रुकना ही। उसका तो खैर अब खुलासा हो गया कि इसके पास टाइम ही टाइम है, और कुछ भी नहीं तो 13 दिनों तक मुफ्त खाना नाश्ता बोर्डिंग लॉजिंग ही। मुझे तो इसके आगे के दूसरे फ़ायदों तक भी इसकी दूरंदाजी नज़र आती है, निसंतान विधवा की लाचारी से। नहीं, इसे लेकर तो ये पति पत्नी काफ़ी पहले से होशियार रहे। सारी संपत्ति शहर के विधवाश्रमों और सुधार गृहों के नाम हो जाएगी पत्नी की मृत्यु के बाद। वैसे भी लगता नहीं कि नीयत खराब है इसकी। नीयत नहीं, किस्मत खराब है। सुना है नौकरी छूटने की खबर पर सगाई भी टूट गई इसकी। अच्छा, अभी तक शादी ब्याह नहीं हुआ है? अरे भाई, लड़की देने से पहले जांचते परखते भी तो हैं। अब यही देख लो, छूटी हुई नौकरी के लिए दौड़ भाग करने की जगह हवाई जहाज से मातम पुरसी के लिए भागे चले आ रहे हैं। झक्कीपना ही हुआ ना। वही तो, चाहे लड़की का बाप हो, चाहे अफसर या मालिक, सिरफिरों और झक्कियों से सभी कतराते हैं। सीधी सी बात है, जब नौकरी छूटी हुई है तो बची हुई जमा पूंजी सहेजनी चाहिए कि जब तक दूसरी न लग जाए, मोहताजी की नौबत ना आने पाए। लेकिन यहाँ तो साहब हवाई जहाज से चले आ रहे हैं बेगाने मातम में अपनापा दिखाने के लिए। और तो और सिर भी घुटा लिया दाग देने के बाद। 100 औलादों से बढ़कर यही हो गया। जबकि खुद की औलाद भी कहाँ घुटा पाती है सिर आजकल। ऊंचे ओहदे वाले सर्कल में तो खिल्ली ही उड़ जाए। असल में इसे कौन सा दफ्तर कचहरी करनी है कि 4 लोगों के बीच झिड़क और संकोच से गुजरना पड़ेगा। कैसी शान से घुटे सिर पर घूमता है जैसे परमवीर चक्र पाया हो। छोड़ो, दया का पात्र है, पुअर ही है बेचारा। कहने के साथ ही कईयों ने उसके प्रति दया सहानुभूति महसूसने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोई गुंजाइश बन पाती इससे पहले ही तेज तेज चलता वो हलवाई को साथ लिए आया और पास खड़े लोगों को इकट्ठा कर 13वीं के खाने के बारे में सलाह मशवरा लेने लगा।
लोग फिर पास आ बैठे। उसने गृहस्वामिनी को भी बुलवा भेजा, जिससे सब कुछ उसकी जानकारी और स्वीकृति से हो, ये स्पष्ट करते हुए कि स्वयं उसे ऐसे किसी बड़े आयोजन का बिल्कुल अनुभव नहीं है। वो मालकिन और उपस्थित लोगों की मदद से हलवाई को सामानों की सूची लिखवाता गया। लिस्ट पूरी हो गई तो हलवाई उसे सलाम करके उठ गया। लोग फिर मात खा गए थे। नायक से महानायक होने की दिशा में अनवरत अग्रसर था वो। अगले 3-4 दिन वो अगल बगल के पड़ोसियों से मिला और भोज की जगह पत्तल, पुरवे, दरी, टाट पट्टी आदि की व्यवस्था को लेकर पूछताछ करता रहा। उसका घुटा सिर देखते ही लोग खुद ही सहयोग के लिए प्रस्तुत हो जाते। गृहस्वामिनी की इच्छा वाली बात तो उन्हें बाद में पता चलती। आयोजन के प्रति उसकी संलग्नता पड़ोसियों के मन में उसके प्रति अतिरिक्त आदर भाव पैदा कर रही थी। वो तो अब तक यही समझते थे कि निसंतान दंपति का कोई है ही नहीं। जैसे जैसे 13वीं का दिन पास आ रहा था, गहमा गहमी और बढ़ती जा रही थी। पड़ोसियों ने इस आयोजन को दिवंगत के सम्मान श्रद्धा से जोड़कर अपना आयोजन मान लिया था। छोटे बड़े हर उम्र के लोग सारी व्यवस्था में भरपूर सहयोग दे रहे थे। घर में पड़ोसियों के आने जाने का तांता सा लगा रहता। हर व्यक्ति उसी को ढूंढता, उसी से पूछता, उसी के निर्देशों का प्रतीक्षा करता। कुर्सियों बेंचों की गिनती से लेकर वनस्पति के टीनों और शक्कर आटे की बोरियों तक के सारे हिसाब उसे ही पकड़ाए जाते। पहले के आए मेहमानों में अधिकांश जा चुके थे। 13वीं में शामिल होने वाले कुछ नए आते भी जा रहे थे। नयों के अंदर भी उसे लेकर कुछ कुछ उसी तरह की जिज्ञासा और कौतूहल था जैसे पुराने के मन में। यूँ अधिकांश आने वाले लोग जाने वालों से उसका बायोडाटा हासिल कर चुके थे और तदनुसार अंदर अंदर उसके प्रति पक्की धारणा भी बना चुके थे, किंतु इस सब के बावजूद खुद को उसके द्वारा परिचालित होने से रोक नहीं पा रहे थे। पुरानों की तरह ही वे भी असमर्थ और लाचार थे अपने आप को उससे असंबद्ध कर पाने में। उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था उसके अघोषित लेकिन प्रामाणिक नेतृत्व के समक्ष। धुरी था वो समूचे आयोजन की। तभी शोक संदेश के रूप में आए पत्रों के बीच उसके नाम का एक खत आया। लोग अचंभित। उसने खोलकर देखा। थोड़ी देर माथे पर उभर आई सलवटों को उंगलियों से सहलाता रहा, फिर एकदम से झटकार कर उठा और इंतजार में खड़े हलवाई से हिसाब मिलाने चल दिया। लोग मन में मुस्कुराए कि स्वांग तो ऐसा बढ़ रहा है जैसे किसी कंपनी का एमडी हो और कंपनी बंद होने की खबर के साथ एसओएस की गुहार मची हो। सभी को मालूम है कि उसके पास कोई ज़रूरी सूचना या सर्कुलर आने की दूर दूर तक गुंजाइश ही नहीं। गैर ज़रूरी को ज़रूरी बनाकर पेश करना ऐसे लोगों की लाचारी होती है। बेचारा। ब्रह्म भोज बड़ी भव्यता एवं कुशलता से संपन्न हुआ। मेहमानों और पड़ोसियों का पूरा सहयोग रहा। दूसरे दिन उसने किराए पर आए हंडे परात टाट कुर्सियाँ वापस भिजवाईं। आए गए मेहमानों की गिनती मिलाकर पैसे चुकता कराए और हिसाब सही किया। साफ सफाई तक शाम हो गई और वो थक कर जल्दी ही सोने चला गया। अगली सुबह नीम अंधेरे उठा, मुंह धोया, अटैची उठाई और गृहस्वामिनी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उनके हाथों में वही पत्र था और वे अपार पछतावे से भरी थी। तुम्हारा ये बहुत ज़रूरी पत्र इन शोक संवेदों के बीच दबा रह गया। मेरी नज़र ही नहीं गई। किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था तुम्हें 2 ही दिनों पहले। तुम्हारे दोस्त ने सूचना भेजी थी। पता चल गया होता तो। उनकी आवाज़ रुंध सी रही थी, लेकिन वो निर्विकार था। आंखों में न आश्चर्य, न पछतावा, न एहसान और न गृहस्वामिनी द्वारा व्यक्त उद्गारों पर मोहाविष्ट या गदगद। उल्टे उनको प्रबोधता भरपूर भरोसे के साथ कह रहा था, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे पता चल गया था। मैंने वो पत्र देखा था। देख कर ही उन पत्रों के बीच भूल गया था। अरे, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मेरा मन नहीं किया, मैं नहीं गया, बस अब जा रहा हूँ। और वो आत्ममुग्ध नहीं, आत्मतृप्त भाव से उन्हें नमस्कार कर सीढ़ियाँ उतर गया। शायद जो जहाँ थे वहाँ एक बार फिर मात खा गए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी हीरो। ये कहानी 1 अप्रैल 2005 में प्रकाशित हुई थी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।